हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो हम पाठ डिस्कस कर रहे हैं वो है नियंत्रण और समन्वय। लास्ट लेक्चर में हमने पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हार्मोन्स 5 प्रकार के होते हैं। पादप हार्मोन जो नियंत्रण और समन्वय का काम करते हैं पौधों में, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिकामल और इथिलीन, इनके बारे में पढ़ा था। इनमें से 3 हार्मोन जो थे वो वृद्धि कारक हार्मोन थे, 2 हार्मोन एब्सिसिकामल और इथिलीन हार्मोन वृद्धि रोधक हार्मोन थे। अब हम बात करते हैं जंतुओं में हार्मोन की। तो देखिए, मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में ये बताया था कि मानव में समन्वय 2 तरीक़ों से होता है। मानव में समन्वय का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि विभिन्न अंगों के बीच में तालमेल जो है वो 2 तरीके से होता है, एक तंत्रिका तंत्र और एक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तंत्रिका तंत्र के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। मस्तिष्क होता है, मेरुरज्जु होती है, मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएँ होती हैं जो सभी चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। संवेदी तंत्रिकाएँ वो होती हैं जो सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेके जाती हैं, और प्रेरक तंत्रिकाएँ वो होती हैं कि जो मस्तिष्क से प्राप्त आदेश को प्रभावी अंगों तक लेकर आती हैं, उन्हें प्रेरक तंत्रिकाएँ कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं। अब हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, जो ग्रंथियाँ होती हैं वो शरीर के उन विशिष्ट अंगों को, शरीर में कुछ विशिष्ट अंग होते हैं जिन्हें ग्रंथियाँ कहा जाता है, और उनकी कोशिकाओं के द्वारा कुछ अत्यावश्यक रासायनिक पदार्थ छोड़े जाते हैं जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण और समन्वय के लिए जरूरी है। शरीर की बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं, भूख लगने का जो हमें एहसास होता है, थकने का जो भूख लगने का एहसास होता है, और हम जब खाना खा रहे हैं तो जो पेट भरने का एहसास होता है, या किसी भी चीज़ की बहुत सारी ऐसे हार्मोन्स आप आगे पढ़ेंगे, वो रासायनिक पदार्थ, बहुत सारी हमारे शरीर में क्रियाएँ ऐसी हैं जिनमें उन रासायनिक पदार्थों का एक महत्वपूर्ण रोल है। जिसको डायबिटीज़ हो जाती है वो भी इन्हीं रासायनिक पदार्थों की कमी की वजह से होती है। मधुमेह, शुगर कहते हैं ना, शुगर की बीमारी है किसी को, तो वो एक रासायनिक पदार्थ है, आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में, उसके कमी की वजह से होती है। तो जो भी वो ग्रंथियाँ, वे विशिष्ट अंग कहलाते हैं जिनकी कोशिकाएं कुछ ना कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित करती रहती हैं, और वो रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण और समन्वय के लिए जरूरी होता है। ग्रंथियाँ 2 प्रकार की होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियाँ और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इनमें डिफरेंस देखिए। बहिस्रावी का मतलब है नलिका सहित। इन ग्रंथियों में नलिकाएं होती हैं। जैसे इस चित्र से आपको पता लग रहा है कि इस ग्रंथि है एक, इसने कोई रासायनिक पदार्थ छोड़ा, जो मैंने रेड कलर से दिखा रखा है, वो एक नलिका के माध्यम से कहाँ आएगा, लक्ष्य अंग तक आएगा, जहाँ उसको जाके काम करना है। लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो नलिका रहित ग्रंथियाँ होती हैं, इनमें नलिकाएँ नहीं होती। वो अपना रासायनिक पदार्थ रुधिर वाहिनी में छोड़ती हैं। उनके आसपास से जो भी रक्त वाहिकाएँ जा रही होंगी, धमनियाँ, शिराएँ, उनमें छोड़ेंगी, और वो क्या करेंगी, फिर वही रक्त वाहिकाएँ जब आगे उस लक्ष्य अंग तक पहुँचती हैं तो वो उसमें वापस छोड़ देता है उस रासायनिक पदार्थ को। यहाँ इसमें क्या था कि नलिका सीधा ग्रंथि से लेकर लक्ष्य अंग तक सीधे रूप में कनेक्टेड थी, जुड़ी हुई थी। यहाँ पे सीधे रूप में कनेक्टेड नहीं है। रासायनिक पदार्थ पहले रुधिर में जाएगा, रुधिर वाहिनी में, और रुधिर वाहिनी से फिर लक्ष्य अंग तक पहुँचता है। ये मैंने लिख भी रखा है। बहिस्रावी ग्रंथियों में स्रावित रासायनिक पदार्थ नलिकाओं द्वारा लक्ष्य अंगों तक पहुंचता है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि में रासायनिक पदार्थ रुधिर वाहिनी द्वारा लक्ष्य अंगों तक पहुंचता है। अब पढ़ते हैं हार्मोन के बारे में। तो हार्मोन, जो मैंने आपको अभी बताया कि ग्रंथियां कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित करती हैं, उनको हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन वे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। पादप हार्मोन की भी हमने यही परिभाषा पढ़ी थी, जो वहाँ पे पौधों के बारे में था, यहाँ शरीर, अपने मानव शरीर या जंतु शरीर के बारे में हो जाएगा कि हार्मोन्स वे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण और विभिन्न भागों में समन्वय स्थापित करते हैं। ये मुख्यतः रासायनिक पदार्थ मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मैंने आपको बताई थी कि जिनमें नलिकाएं नहीं होती, वो अपना रासायनिक पदार्थ रुधिर में छोड़ती हैं, रुधिर से फिर वो लक्ष्य अंग तक पहुँचता है। मानव में मौजूद अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये मैंने आपको एक रफ सा डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। इस चित्र में देखिए, आपने मस्तिष्क का चित्र बनाया था, उसमें 2 ग्रंथियां तो हमने वहाँ पे नाम लिख ही लिया था कि हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि। उसके बाद है थायराइड ग्रंथि। ये जो ऐसी तितली के आकार की ग्रंथि है, इसको हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं। गले में स्थित होती है, जो हमारा स्वर यंत्र होता है जिससे हमारी ध्वनि निकलती है गले में से, वहाँ उसके उपास स्थित होती है। और इस पे 4 जो मैंने छोटे छोटे सर्कल बनाए हुए हैं वो पैराथायराइड ग्रंथि है। ये थायराइड, इसको हिंदी में अवटु ग्रंथि भी कहते हैं, अवटु ग्रंथि, और इसको परावटु ग्रंथि भी कहते हैं, परावटु ग्रंथि। ठीक है, ये इनके थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों के नाम हैं।
इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब हम उत्सर्जन तंत्र कर रहे थे, ये जो हमारे वृक होते हैं किडनियाँ, उनके ऊपर 2 त्रिभुजाकार ग्रंथियाँ होती हैं जिनको अधिवृक ग्रंथि कहते हैं और हिंदी में एड्रिनल ग्रंथियाँ भी कहते हैं। 2 ग्रंथियाँ हैं। और एक चीज़ मैंने आपको अपने उसमें बताई थी पाचन तंत्र में कि आमाशय के नीचे, पेट के नीचे अग्नाशय नामक एक ग्रंथि स्थित होती है जिसमें से पाचक एंजाइम्स आते हैं, ट्रिप्सिन आता है, तो ये अग्नाशय है। और उसके बाद मादा जो होती है, मानव जो मादाएं होती हैं, उनमें अंडाशय एक ग्रंथि होती है और पुरुषों में वृषण एक ग्रंथि होती है। ये सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है वृषण, और अंडाशय ग्रंथि जो है वो सिर्फ मादाओं में पाई जाती है। यहाँ मैंने दिखा दी दोनों एक में, ठीक है। ये मानव का अंतःस्रावी तंत्र है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं। अब इनमें एक एक ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सर्वोच्च कमांडर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोनों को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि, इसके नीचे हम पढ़ेंगे। पीयूष ग्रंथि क्या करती है? पीयूष ग्रंथि बाकी सभी ग्रंथियों का जो स्रावित हार्मोन है उनको कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। और पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो हाइपोथैलेमस को हम सर्वोच्च कमांडर कहते हैं। सबसे ऊंची पोस्ट पर यह है, यानी कि बाकी सभी ग्रंथियों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में इसका रोल है। हालांकि इसका डायरेक्ट रोल सिर्फ पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने में है, लेकिन पीयूष ग्रंथि फिर इन बाकी सभी को नियंत्रित करती है। तो फिर हाइपोथैलेमस पीयूष के ऊपर क्या हो गया? सर्वोच्च कमांडर हो गया। और यह कहाँ स्थित होती है? हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के पीछे वाले भाग में स्थित होती है। ध्यान रखना, अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में, पश्च मस्तिष्क नहीं है, अग्र मस्तिष्क के भाग में है। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये आपका प्रश्न बन सकता है, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने उत्तर दे रखा है, क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों के श्रावण रस को नियंत्रित करती है। कि जो अन्य ग्रंथियां हम आगे पढ़ेंगे उनको नियंत्रित कौन करता है? मास्टर ग्रंथि करती है। मतलब मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि, वो कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित करेगी, वो जाके मान लीजिए थायराइड पे पहुंचेगा, फिर थायराइड अपना हार्मोन सीक्रेट करता है, अपना रासायनिक पदार्थ छोड़ता है। अगर जब तक पीयूष ग्रंथि से आने वाला हार्मोन थायराइड तक नहीं पहुंचेगा, थायराइड अपना हार्मोन नहीं छोड़ेगा। यह ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन भी स्रावित किया जाता है, इसी पीयूष ग्रंथि द्वारा, जिसका मुख्य कार्य शरीर के प्रत्येक भाग की वृद्धि करना है। इस हार्मोन की कमी से बौनापन आ जाता है। जिसमें जो इंसान बौने होते हैं उनमें वृद्धि हार्मोन की कमी होती है, और वृद्धि हार्मोन को कौन स्रावित करता है? पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। देखिए, थायराइड ग्रंथि, यह मैंने आपको बताया था, स्वर यंत्र के समीप स्थित होती है, एच आकार की होती है, तितली के आकार की भी कह सकते हैं आप इसको। इस ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। थायरोक्सिन, इस हार्मोन का काम वसा, शर्करा, प्रोटीन आदि के उपापचय का नियंत्रण करना है। हमारे शरीर में जो ये पचते हैं, भोजन के अवयव हैं, वसा, शर्करा, प्रोटीन आदि, इनका जो उपापचय अभिक्रिया है कि शरीर में जाकर किस तरीके से क्या काम करेंगे, उनका नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन करता है, जो कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। और इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा है, चित्र भी दिखाया जाता था किताब में, कि वो गला जो होता है वो थोड़ा सा सूजा हुआ होता है, उसको हम घेंगा रोग कहते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि, यह 4 ग्रंथियां हैं जो थायराइड ग्रंथि के ऊपर स्थित होती हैं। इस ग्रंथि से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, पैराथ हार्मोन और कैल्सिटोनिन। इनके कार्य शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करना है। ये पैराथायराइड ग्रंथि का काम है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे है अग्नाशय ग्रंथि। आपको पता है, हमने इसको पाचन तंत्र के भाग में पढ़ा है। अग्नाशय ग्रंथि उदर गुहा मतलब जो हमारे पेट के अंदर जो खाली जगह होती है उसमें स्थित होती है। इस ग्रंथि का द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। देखिए, यहाँ पे आपके काम का सिर्फ इंसुलिन है। हालांकि अग्नाशय ग्रंथि का एक हिस्सा होता है लैंगरहैंस के द्वीप। लैंगरहैंस के द्वीप में से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, 3 हार्मोन, ये मैंने लिख रखे हैं, ग्लूकागन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेनिन। लेकिन आपके काम का सिर्फ इतना है, जो 10th के सिलेबस तक है हमारा, तो वो हम उसी पे ध्यान देंगे कि इस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? रक्त में शर्करा यानी कि चीनी, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को नियंत्रित करता है। और इसकी वजह से अगर ये मान लीजिए कम हो गया हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन कम हो गया, तो क्या होगा? शर्करा की मात्रा जो रक्त में बढ़ जाएगी, और शर्करा की मात्रा की बढ़ने को ही हम मधुमेह या डायबिटीज़, या जिसको अपनी लोकल लैंग्वेज में हम शुगर कह देते हैं, तो मधुमेह या डायबिटीज़ का रोग हो जाता है। एड्रिनलिन ग्रंथि, इसे अधिवृक ग्रंथि भी कहा जाता है। यह वृक के ऊपर, किडनीज के ऊपर त्रिभुजाकार ग्रंथि स्थित होती है, दोनों किडनी के ऊपर, तो ये 2 होंगी एड्रिनलिन ग्रंथियाँ। इस ग्रंथि से स्रावित होने वाला मुख्य हार्मोन एड्रिनलिन है।
यह हार्मोन संकट या उत्तेजना के वक्त हृदय की गति को नियंत्रित करता है। मान लीजिए हमारी किसी से लड़ाई होती है तो उत्तेजना होती है, शरीर में गुस्सा आता है, डर लगता है तब, या कोई संकट आता है तब क्या होता है, हमारे शरीर की हृदय गति बढ़ जाती है। हृदय गति इतनी ना बढ़ जाए कि वो हार्ट फेलियर का कारण बने, इसको कंट्रोल कौन करता है, वो कंट्रोल करता है ये हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन। इसकी कमी से गठिया, भूख में कमी तथा अधिक श्रावण से, अगर ये हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन अधिक श्रावण हो जाता है तो नपुंसकता और बांझपन भी लेके आता है। वृषण ग्रंथियाँ, यह सिर्फ मैंने आपको चित्र में बताया था कि सिर्फ नर में पाई जाती हैं, जो नर जनन तंत्र का हिस्सा है। हमारा अगला पार्ट जो होगा वो होगा जीव जनन कैसे करते हैं, उसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र के बारे में। जैसे पाचन तंत्र था, श्वसन तंत्र था, उत्सर्जन तंत्र था, ऐसे ही नर जनन तंत्र होता है। इसे स्रावित होने वाला हार्मोन, दो मुख्य हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। एंड्रो नीचे रह आएगा यहाँ पे, एंडोस्टेरोन, ये नहीं आएगा, एंडोस्टेरोन। इससे स्रावित होने वाले मुख्य हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन। यह हार्मोन जनन क्षमता को बढ़ाते हैं पुरुषों में। और द्वितीय लैंगिक लक्षण कौन से हैं, दाढ़ी और मूंछ का आना है, आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन होना है, ये सब द्वितीय लैंगिक लक्षण कहलाते हैं, जो सिर्फ नर के ही होते हैं। अंडाशय, यह ग्रंथि सिर्फ मादाओं में पाई जाती है, जो मादा जनन तंत्र का हिस्सा है। इससे स्रावित होने वाले मुख्य हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है। यह हार्मोन मादा में द्वितीय लैंगिक लक्षण जैसे उनमें आवाज़ जो है वो पतली हो जाती है, मासिक चक्र के नियमन और शरीर को गर्भ धारण के लिए तैयार करना इन हार्मोन्स का काम होगा। ठीक है, ये था। अभी इन्हीं सारी ग्रंथियों को और इनसे द्वारा स्रावित हार्मोन्स को मैंने एक सारणी के रूप में आपके सामने रखा हुआ है। देखिए ये मैंने सारणी के रूप में बनाया हुआ है। मैं आपको इसको थोड़ा सा रोटेट करके दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने ग्रंथि के बारे में लिखा है, फिर उसकी स्थिति के बारे में, फिर ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन, उस हार्मोन के कार्य और हार्मोन की कमी से होने वाले रोग, ये मैंने सारणी के रूप में आपके पास लिख रखे हैं। इसमें एक चीज़ जो है वो मैंने वहाँ पे नहीं लिखी थी, वो ये है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो आयोडीन की वजह से बनता है शरीर में, इसीलिए हम आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। तो एक प्रश्न हमारा ये हो सकता है जो एनसीईआरटी में है कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है, तो हम ये कहेंगे आयोडीन युक्त नमक खाने से जो आयोडीन होती है उसमें, उस आयोडीन की सहायता से थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, और वो थायरोक्सिन हार्मोन हमें गेंगा जैसे रोगों से बचाता है और हमारे शर्करा, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है, बाकी सारा इसमें कुछ भी नहीं है। इंसुलिन, ग्लूकागन, ये 3 हार्मोन थे जो मैंने सिर्फ आपको इंसुलिन के बारे में ही बताया था। लैंगरहैंस के द्वीप द्वारा, हालांकि अग्नाशय होती है मेन ग्रंथि, लेकिन अग्नाशय का जो एक हिस्सा होता है लैंगरहैंस के द्वीप, उनके द्वारा ये इंसुलिन स्रावित किया जाता है। ठीक है, संकटकालीन हार्मोन किसको कहा जाता है, एड्रीनलिन हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जो कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल बातें हैं वो मैंने यहाँ पे किस में दिखा रखी हैं, ग्रीन पेन से दिखा रखी है। ठीक है, चलिए ये पार्ट आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अगला पार्ट जो शुरू होगा वो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे नियंत्रण और समन्वय पार्ट खत्म हो गया है। थैंक यू।